ऋषभ गुस्से से देव को देख रहा था। मंजीत अब धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ा और देव के पास आ खड़ा हुआ। देख भाई ऋषभ, मेरी कोई गलती नहीं है, इसीलिए तुझे जितना भी गुस्सा निकालना है ना, इस देव पर निकालना, और हो सके तो एक दो थप्पड़ मेरी तरफ से भी लगा दे, क्योंकि मेरे लाख मना करने पर भी यह नहीं माना। देव: हाँ, सब कुछ मैंने किया है, इसलिए हर चीज़ का मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन मेरा यकीन मान ऋषभ, मुझे सच में नहीं पता था कि तारा इस सब का दोषी तुझे मान लेगी। मैं तो जानता भी नहीं था कि तू भी मौली और तारा के सच को जानता है। ऋषभ अब चुपचाप वहां से चला गया। देव ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन ऋषभ ने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया। देव उदास सा उसे जाते हुए देखने लगा। मंजीत: पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक, कर दिया ना मेरे भाई को नाराज, और तारा तो पहले से ही भरी बैठी है। देव: उम्मीद करता हूँ कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगा था कि मुझे ही सबका गुस्सा सहन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऋषभ बैठे बिठाए तारा की नज़रों में बुरा बन गया। मंजीत: यार, एक बात मेरी समझ नहीं आई कि जब इसे पता है कि इसने तारा मौली वाला सच तुझे नहीं बताया, तो फिर चुपचाप डांट क्यों खाता रहा तारा की? क्यों नहीं कहा उसे कि उसने तुझे उसका सच नहीं बताया था? देव: अबे गधे, तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आई? ऋषभ जानता था कि अगर उसने तारा से कह दिया कि उसने तारा का राज नहीं खोला है, तो तारा का शक सीधा मौली पर जाएगा और वह मौली से लड़ पड़ेगी। इसलिए उन दोनों की दोस्ती को बचाने के लिए वह खामोश रहा। मंजीत: ओह, तो ये बात है। देव: हाँ, यही बात है। चल, अब ऋषभ को मनाना भी तो है। दोनों जल्दी से अंदर बिल्डिंग की ओर चल दिए। तारा होटल पहुंच अपने कमरे में आकर निराश सी बैठ गई। क्या हो रहा है यह सब मेरे साथ? इस ऋषभ को तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर मुझे नहीं भूलेगा। समझता क्या है खुद को? इसकी ऐसी हरकत के बाद मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगी। तारा का ध्यान अब माँ की तरफ गया। इस चक्कर में तो मैं माँ को बताना ही भूल गई कि मैं यहाँ आई हूँ। माँ कितनी परेशान हो रही होंगी। मैं अभी उन्हें फ़ोन करती हूँ। तारा ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो उसमें देव और माँ की बहुत सारी मिस्ड कॉल थीं। तारा ने सोचा कि ज़रूर यह देव मुझसे मेरा जवाब जानना चाहता होगा। ये भी बराबर का भागीदार है मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में। लेकिन अभी सबसे पहले माँ से बात करना ज़रूरी है। तारा ने माँ को फ़ोन कर बताया कि वह यहाँ है और सही सलामत है। यह जानकर माँ को अब तसल्ली हुई। माँ, तूने तो मुझे डरा ही दिया था, एक बार बताकर तो जाती। तारा: अगर बताकर जाती तो क्या आप मुझे जाने देती? राधा माँ अब चुप हो गईं। तारा: सॉरी माँ, एक तो आप पहले से ही उस देव की हरकतों की वजह से परेशान हैं, ऊपर से मैंने भी आपको परेशान कर दिया ना। माँ: कोई बात नहीं, तू बस अपना ध्यान रखना। मैं समझ लूंगी कि मेरा नसीब ही खराब है, या फिर मैं देव को जानती ही नहीं थी, क्योंकि तू तो शादी करने वाली है नहीं। तारा यह सुनकर अब दुखी हो गई। माँ, तू अपना काम कर, और हाँ, ध्यान रखना अपना। तारा: ठीक है माँ। तारा ने फ़ोन रख दिया। शायद माँ मुझसे भी थोड़ा नाराज़ हैं, क्योंकि मैं भी अपनी जिद से पीछे नहीं हट रही अब तक। देव और मंजीत ऋषभ के कमरे में पहुंचे। ऋषभ चुपचाप बिस्तर पर बैठा था। दोनों उसके सामने आ खड़े हुए और एक साथ बोले, हमें माफ़ कर दे। ऋषभ ने उनकी ओर देखा तक नहीं, वह बस चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। देव उसके सामने बैठ गया। सच कह रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और इल्ज़ाम तुझ पर आ गया। तारा ने खामखा तुझे इतना कुछ सुना दिया। ऋषभ उठ खड़ा हुआ। और तुझे तो यह भी नहीं पता था ना कि तारा शादी नहीं करना चाहती, फिर भी तू उसे इस तरह ब्लैकमेल कर रहा है। क्यों नहीं उसे उसके हाल पर छोड़ देता? उसकी शादी क्या उसकी खुशियों से ज़्यादा ज़रूरी है? या फिर बिना शादी के इंसान जी नहीं सकता? आजकल कई लोग हैं जो शादी नहीं करते। तो अगर तारा शादी नहीं करना चाहती तो कौन सा तूफान आ जाएगा? देव खड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल नहीं करते शादी लोग, लेकिन मैं तारा की जिंदगी को अकेलेपन से भरना नहीं चाहता। ऋषभ झल्ला उठा। तेरी सुई अभी तक उसी बात पर अटकी हुई है। तू जानता भी है कि तारा कितने दबाव में है इस वक्त। देव: जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि वह बहुत जल्द शादी के लिए मान जाएगी। बस तू शांत रहकर मेरा साथ दे। ऋषभ ने मंजीत की ओर देखा। मंजीत अब हड़बड़ा कर पीछे हट गया। मैं क्या कहूँ? मैंने भी इसे समझाया था, पर ये सुनता कहाँ है? ऋषभ: देव, तू ये ठीक नहीं कर रहा है। देव मुस्कुराकर: नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं बस अपनी दोस्त को खुश देखना चाहता हूँ। ऋषभ देव के सामने खड़ा हो गया। खुशी?
कौन सी खुशी दिख रही है तुझे? होश में आ देव। देव, मैं होश में ही हूँ। ऋषभ, देख मेरी बात मान, खत्म करिए नाटक। देव, नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ऋषभ, मतलब तू नहीं मानेगा? देव, इसमें मानने ना मानने वाली बात है ही नहीं। ऋषभ गुस्से से बोला, तो फिर ठीक है, मैं अभी जाकर तारा को सब कुछ सच बता देता हूँ कि यह सब बस तेरी एक चाल है जो कि तूने तारा को शादी के लिए राजी करने के लिए की है। फिर देखता हूँ तू कैसे तारा की शादी करवाता है, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। ऋषभ जैसे ही कमरे से बाहर की ओर चला कि पीछे से देव बोला, तुझे हमारी दोस्ती की कसम है, अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। ऋषभ अब वहीं खड़ा रह गया। मंजीत मन ही मन सोचने लगा, लो हो गया शापा, ऋषभ को भी रोक लिया इसने। ऋषभ ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, तू पागल हो गया है? ये क्या हरकत है तेरी? कैसे बच्चों के जैसे जिद पकड़ ली है तूने? देव, तू कुछ भी समझ ले, लेकिन मैं तारा की शादी करवा कर ही दम लूंगा। ऋषभ, मैं भी देखता हूँ कि कैसे करता है। देव मुस्कुराते हुए बोला, अब ठीक है तो तू जा, तोड़ दे मेरी दोस्ती। अगर तेरी वजह से तारा की शादी में कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो तू मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाएगा। ऋषभ और मंजीत हैरान से कभी एक दूसरे को तो कभी देव को देख रहे थे। ऋषभ अब बुरी तरह झुंझला उठा, देव तू बहुत गलत कर रहा है। देव, हाँ, अगर एक तरह से देखा जाए तो शायद मैं गलत कर रहा हूँ, पर इसका अंजाम सोचोगे तो समझ आएगा कि यह सब मैं क्यों कर रहा हूँ। तारा फिलहाल अपने बारे में सोच भी नहीं पा रही। माँ ने, मैंने कितनी बार उसे प्यार से समझाया पर वो नहीं मानी। उसने यह करने को मुझे मजबूर कर दिया है। ऋषभ, याद रख, गलत हमेशा गलत होता है। देव अब चुपचाप उसे देखता रहा। ऋषभ मन ही मन सोचने लगा, तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। देव, तू जो भी सोच रहा है सोच ले, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मंजीत भी अब चुपचाप कमरे से चला गया। देव अपने कमरे में आ बैठा, हे भगवान, कह तो आया हूँ ऋषभ से, पर ये कुछ गड़बड़ ना करे। तभी देव का फ़ोन बज उठा। देव ने उसे उठाकर देखा तो तारा का फ़ोन था। देव ने फ़ोन रिसीव किया। तारा, तुम ठीक तो हो ना? तारा, वाह देव बाबू, पहले तो खुद ही गड्ढा खोदते हो और उसमें गिरा देते हो, फिर खुद ही पूछते हो कि लगी तो नहीं। देव, तारा तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे जो सही लग रहा है मैं कर रहा हूँ। जब हम दोनों बराबर हैं तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? हर चीज़ बराबर की होनी चाहिए ना। तारा, बस करो अपनी बकवास, तुम्हें जो बोलना था तुम घर पर बोल चुके हो। मैं यहाँ आई हुई हूँ, होटल में हूँ, आकर मुझसे अभी मिलो, तुमसे मुझे बात करनी है। देव, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ ही देर में देव होटल पहुँचा। वह और तारा एक साथ बैठे हुए थे। देव, कहो क्या कहना चाहती हो? तारा, देव एक बार फिर सोच लो प्लीज़, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे और माँ दोनों को तकलीफ हो रही है। देव, तकलीफ तो मुझे भी हो रही है तारा, इसलिए मैं बस अपने दिल से इस शक को मिटाना चाहता हूँ। तारा, तुम्हारे शक को खत्म करने के चक्कर में मैं तो पिस रही हूँ ना। देव, मैंने कब कहा कि तुम पिसो? ठीक है, मत करो शादी, फिर मैं और माँ भी अपने अपने रास्ते। तारा, लेकिन। देव अब खड़ा हो गया, क्या इसी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, चलता हूँ, कहते हुए वह जैसे ही आगे बढ़ा कि पीछे से तारा खड़ी हो गई और उसने मायूसी से कहा, मैं तैयार हूँ। देव के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, क्या कहा तुमने? तारा अब रुंधे गले से बोली, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देव की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन उसने खुद को एकदम शांत रखा। क्या तुम सच कह रही हो? बाद में पलट तो नहीं जाओगी ना? तारा, नहीं, तुम लोग जिससे भी जैसे भी मेरी शादी करना चाहते हो करा दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। देव ने तारा के चेहरे पर जब आंसू देखे तो आगे बढ़ा, लेकिन तारा नाराज सी बोली, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी से बात करना नहीं चाहती। देव मन ही मन सोचने लगा, जानता हूँ इस वक्त क्या गुजर रही है तुम पर, लेकिन मुझे माफ़ कर दो तारा, मैं इस वक्त कमज़ोर नहीं पड़ सकता। तुम देखना, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा मैं। तारा ने देव को वहीं खड़े देखा तो गुस्से में बोली, जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ गलत कह बैठूं। कुछ वक्त ही तो मांग रही हूं ना तुमसे, उसमें भी दिक्कत है क्या? देव शांत सा बोला, नहीं, तुम अपना समय लो, मैं कल आकर मिलता हूँ। वह कमरे से बाहर निकल गया और जल्दी से कैंट की ओर चल पड़ा।
उसने वहाँ पहुँचते ही माँ को बताया कि तारा शादी के लिए मान गई है। माँ को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन दिल के एक कोने में कहीं दर्द भी था कि तारा उन्हें छोड़कर चली जाएगी। उनकी तारा ने साबित कर दिया था कि वह अपनी माँ को कितना मानती है। देव खुशी से चहकते हुए मंजीत के कमरे की तरफ भागा। वह चाहता तो ऋषभ को बताना था, पर पहले उसे मनाना पड़ेगा। उसके बाद ही वह उसे खुशखबरी सुना सकता था। वह मंजीत के पास पहुंचा और उसे बताया कि तारा शादी के लिए मान गई है। मंजीत यह सुनकर हैरान सा उसे देखता रह गया। क्या बकवास कर रहा है तू? देव, बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। तारा ने खुद मुझसे कहा है कि वह शादी के लिए तैयार है और हम जिससे चाहें उसकी शादी कर सकते हैं। मंजीत, अब? देव, अब क्या? माँ ने पहले ही कुछ रिश्ते देख रखे हैं, उन्हीं में से अगर कोई पसंद आया तो ठीक है, वरना और ढूंढ लेंगे। मैं जानता था कि तारा ना नहीं कहेगी, इसलिए मैंने पहले ही माँ को यह सब देखने के लिए कह दिया था। मंजीत, यार तारा खुश तो रहेगी ना शादी के बाद? देव, कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन फिर वह खुश हो जाएगी, क्योंकि उसका पार्टनर हम ढूंढ कर ही ऐसा लाएंगे जो उसे हमेशा अपनी पलकों पर बैठा कर रखेगा। मंजीत, चलो यह भी अच्छा है कि तारा की ज़िंदगी का अकेलापन खत्म हो जाएगा। वह मुस्कुरा उठा। जैसे ही उसकी नज़र अब दरवाजे पर पड़ी तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और वह हड़बड़ा गया। देव ने जब उसे ऐसे देखा तो पलट कर दरवाजे की तरफ घूमा। सामने ऋषभ खड़ा हुआ नाराज सा उन दोनों को देख रहा था। देव उसकी तरफ बढ़ा। अब तो गुस्सा छोड़ दे यार, तारा खुद शादी के लिए मान गई है। ऋषभ, बिल्कुल गलत। तारा शादी के लिए मानी नहीं है, तेरे नाटक ने उसे मनाया है, वो भी जबरदस्ती। देव, वजह कुछ भी हो, लेकिन सच यही है कि अब हमारी तारा की शादी होगी। तेरी नज़र में कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताना। चलो सब सो जाते हैं, रात भी काफी हो गई है। कहते हुए देव कमरे से बाहर निकला कि वहीं रुक गया। उसने ऋषभ की ओर देखा, जो कि उसे ही देख रहा था। तो इसका सीधा अर्थ है और हाँ, ऋषभ, कुछ गड़बड़ नहीं करना। अगर तारा की शादी तेरी वजह से नहीं हुई तो क्या होगा, ये तू अच्छे से जानता है। कि ऐसे लोगों की हिम्मत अब तो मुझे भी ब्लैकमेल करेगा। अगर मुझे कुछ करना होगा तो करके ही दम लूंगा और मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन एक बार पहले तारा से बात करूंगा। मंजीत, जो हुआ सो हुआ, अभी तो खुशी का मौका है, वह भी दोगुनी। ऋषभ, तू भी नाराजगी छोड़ दे यार। ऋषभ, गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चला गया। देव, कितना नकचड़ा लड़का है यह। कोई बात नहीं, तारा की शादी के बाद इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा, तभी ये सुधरेगा। उधर तारा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। वह ही जानती थी कि उसके लिए सब कितना कठिन था, लेकिन माँ को भी दुखी नहीं दे सकती थी। कबीर जहाँ भी होगा क्या सोचेगा उसके बारे में। किस्मत का खेल भी देखो कितना अजीब है। पहले कबीर का प्यार नहीं मिला, फिर उसकी दोस्ती मिली तो भगवान ने उसे ही छीन लिया। अब तारा के पास कबीर की यादें ही थी, लेकिन अब उसे याद करने का भी हक छीना जा रहा था। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी रोने लगी। उधर ऋषभ कमरे में घूम रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बाद उसने तय किया कि वह एक बार तारा से बात करेगा, और वो भी अभी। वह अपनी गाड़ी लेकर होटल की तरफ निकल गया। कुछ ही देर में वह होटल के बाहर था। वह जल्दी से तारा के कमरे के बाहर पहुंचा। तारा, दरवाज़ा खोलो। तारा किसी से बात नहीं करना चाहती थी तो चुप रही। ऋषभ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जाग रही हो। प्लीज़ तारा, बस 5 मिनट दो मुझे, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दरवाज़ा खोलो प्लीज़। लेकिन तारा तो बस चुपचाप लेटी रही। ऋषभ ने कई बार तारा को फ़ोन किया, लेकिन उसने वह भी नहीं उठाया। आज इस ऋषभ की वजह से उसका कबीर उससे दूर हो गया था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब तारा ने दरवाज़ा नहीं खोला तो ऋषभ निराश सा होटल के बाहर आ गाड़ी में बैठ गया। यह लड़की बात क्यों नहीं सुनती मेरी? दरवाज़ा लॉक करके बैठी है। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। उधर देव ने मौली को फ़ोन किया और बताया कि तारा शादी के लिए मान गई है। यह सुनकर मौली खुशी से उछल पड़ी। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम इतना शांत क्यों लग रहे हो? देव, इस सब में एक गड़बड़ हो गई। मौली, कैसी गड़बड़? देव, तारा को लगता है कि उसका तुम्हारा सच तुमने नहीं, ऋषभ ने मुझे बताया था। देव ने अब मौली को सब कुछ कह सुनाया जो तारा ने ऋषभ से कहा। मौली दुखी हो गई, लेकिन ऋषभ ने तारा से सच क्यों नहीं कहा? देव, जाहिर है तुम्हारे लिए। उसने तुम्हें बचाने के लिए चुप्पी साध ली। दोनों ने कुछ देर बातें की, फिर फ़ोन रख दिया। मौली को ऋषभ के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से तारा ने ऋषभ को कितना कुछ कह सुनाया, लेकिन उसने उसका नाम तक नहीं लिया। मौली ने ऋषभ को फ़ोन किया, लेकिन ऋषभ का मन किसी से बात करने का नहीं था।
मौली अब सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी गलती की सजा ऋषभ क्यों भुगते। तारा ने अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर कर लिया था। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। ऋषभ बाहर ही बैठा रहा कि क्या करे। वापस लौट जाए? नहीं, तारा से मिले बिना नहीं जाऊंगा। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह गाड़ी से निकल होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा और वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट से तारा के कमरे की चाबी मांगी। रिसेप्शनिस्ट, माफ़ कीजिएगा सर, ऐसे किसी के कमरे की चाबी आपको नहीं दे सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऋषभ मुस्कुराकर बोला, नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं किसी और के कमरे की चाबी नहीं मांग रहा हूँ। दरअसल इस कमरे में जो लड़की है तारा, वो मेरी बीवी है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग यहाँ आए हैं और उससे पहले भी। चाहे तो आप चेक कर सकती हैं मेरी माँ और बीवी का नाम। रिसेप्शनिस्ट ने रिकॉर्ड चेक किया तो ऋषभ की बात सही निकली। ऋषभ, दरअसल मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हो गई है क्योंकि मुझे उसके साथ आने में देर हो गई और वह यहाँ अकेले ही आ गई। हम आर्मी वालों के कंधे पर कितनी जिम्मेदारी होती हैं आप समझती होंगी ना, लेकिन मेरी पत्नी नहीं समझती क्योंकि वह आपकी तरह समझदार नहीं है। कह रही है कि बाहर गाड़ी में ही सो जाओ। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे कैसे सो सकता हूँ। इसी तरह 2-4 झूठ और बोलकर ऋषभ ने उस रिसेप्शनिस्ट से तारा के कमरे की चाबी ले ली और मुस्कुराता हुआ उस ओर बढ़ चला। अब देखता हूँ तारा, तुम मुझसे कैसे और कब तक दूर भागती हो। ऋषभ ने धीरे से तारा के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया।